हाँ तो बच्चों देखते हैं पहला सवाल। इफ़ 600 जूल पर ग्राम हीट इज एक्सचेंज्ड एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देन व्हाट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी। उसकी एंट्रोपी में इंक्रीज बताना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात हो रही है, ठीक है। तो डेटा लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी TB हमें ये तो खुद ही मालूम होना चाहिए, दैट इज़ 373 केल्विन। दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आफ्टर दैट हमें दे रखा है, देखो जूल पर ग्राम दिया हुआ है हीट एक्सचेंज्ड, है ना। तो ये जो डेल्टा H है VAP, डेल्टा H VAP होता है पर मोल में, है ना। दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और ये दिया हुआ है पर ग्राम वाला जो होता है दैट इज लेटेंट हीट, है ना। तो हमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकालना आना चाहिए। मोलर मास को अगर आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यू गेट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वाटर के लिए जो मोलर मास है दैट इज 18 एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 600। सो दिस वैल्यू विल बी 10800 जूल पर मोल, है ना। ये अपने आप पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एंट्रोपी जो हमें निकालनी है, मोलर एंट्रोपी, दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला होता है उसका, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एंट्रोपी निकलेगा क्योंकि हमें यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा कि कितने मोल्स का बताना है, इसलिए हमने मोलर निकाल लेना है। मोलर निकालने के लिए इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ 10800 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट दैट इज़ 373, है ना, 28.95 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। बिकॉज इट इज़ मोलर एंट्रोपी देयरफॉर द यूनिट विल बी इन पर मोल। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, यहाँ पे आपको यूनिट बेटा बहुत ध्यान से देखनी होती है ना। यूनिट क्या दे रखी है, यूनिट से हम डिसाइड करेंगे कि बेसिकली जो हीट हमें चाहिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वो गिवन है या नहीं है ना। तो यूनिट जैसे कि पर ग्राम गिवन है तो उस हिसाब से हमने उसे पहले कन्वर्ट कर लिया पर मोल में, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, एंड फर्दर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अकॉर्डिंगली। ओके, ऐसे ही बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रहा है हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन देखो यहाँ पे पर मोल में दे रखा है, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डायरेक्टली हमें गिवन है कितना, 30,000 जूल पर मोल, है ना। देखो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल में ही होता है, आपको बाय डिफॉल्ट पहले से ही गिवन है। और दूसरा आपको गिवन है, देखो पर मोल वाली चेंज इन एंट्रोपी गिवन है। पर मोल मतलब मोलर एंट्रोपी गिवन है ना। मोलर एंट्रोपी आपको, मोलर एंट्रोपी चेंज आपको गिवन है दैट इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय एंट्रोपी, है ना, मोलर एंट्रोपी जो भी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गया हमारा 30,000 डिवाइडेड बाय 75 एंड दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 325 31 and 25 fours are 400 Kelvin. So 400 Kelvin will be the boiling point of the liquid. Okay. 2 mole of solid NaCl on melting absorbed 30.5 kilojoule per mole of heat and its entropy increased by 61 joule per Kelvin. What is the melting point of NaCl? यहाँ पे फ्यूजन की बात हो रही है। फ्यूजन मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जो हमने बनाया था एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, रीजन नंबर 2 की बात हो रही है। रीजन नंबर 1 याद है ना, सॉलिड की हीटिंग रिप्रेजेंट करता था। रीजन नंबर 2 सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, तो ये उसी की बात हो रही है व्हेन सॉलिड NaCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो जब ये फेज चेंज हो रहा होता है, NaCl का फेज कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें हीट दे रखी है, यानी डेल्टा H यहाँ पे बोला जाएगा फ्यूजन, है ना। ये पिघल रहा है तो डेल्टा H फ्यूजन बोला जाएगा। कितना दिया गया है, 30.5 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब मैं इसे 30,500 जूल पर मोल लिख सकता हूँ। ये मेरा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें दी गई है एंट्रोपी, डेल्टा S,
क्या ये मुझे मोलर एंट्रोपी दी गई है? नहीं, ये टोटल एंट्रोपी दी गई है। मुझे कैसे पता टोटल एंट्रोपी दी गई है? क्योंकि इसकी यूनिट में पर मोल नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल एंट्रोपी चेंज है एंड दिस वैल्यू इज 61 जूल पर केल्विन। इसका मतलब टोटल एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे n टाइम्स डेल्टा एच वी ए पी डिवाइडेड बाय जो भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट था या फिर फ्रीजिंग पॉइंट था बोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। डेल्टा एस की वैल्यू है हमारी 61 इज इक्वल्स टू मोल्स की वैल्यू है हमारी 2, डेल्टा एच की वैल्यू है 30,500 डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। दिस इम्प्लाइज टी एफ इक्वल्स टू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 61,000, ये 61 है। दिस इम्प्लाइज टी एफ इक्वल्स टू 1000 केल्विन। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1000 केल्विन, ओके। तो दिस इज द फाइनल मेल्टिंग पॉइंट और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ NaCl। एक ही बात है, यहाँ से यहाँ जाते टाइम उसे मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं क्योंकि मेल्टिंग हो रही है, यहाँ से यहाँ आते टाइम उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं क्योंकि फ्रीजिंग हो रही है, और दोनों साइमल्टेनियसली ही हो रहा होगा एट 1000 केल्विन, है ना। ये इसमें कन्वर्ट, ये इसमें कन्वर्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। जब फेज चेंज हो रहा होता है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है एट दैट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम मेंटेन है उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसमें बोला व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 2.5 मोल ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री टू 87 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए यूनिट का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे आपको CP दिया हुआ है वाटर और लिक्विड फॉर्म में, और उसी को हीट किया गया, वाटर को हीट किया गया लिक्विड फॉर्म में 27 से 87, यानी फेज चेंज कहीं नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लिक्विड का टेम्परेचर चेंज हमारे एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ में लिक्विड का टेम्परेचर चेंज वाला रीजन कौन सा था? दैट वाज रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 3 और रीजन नंबर 1 के लिए हमने एक ही फॉर्मूला देखा था, दैट वाज डेल्टा एस के लिए n इंटू CM ln T2 बाई T1, ये फॉर्मूला था, n इंटू CM ln T2 बाई T1, ओके। ये जो CM होता है दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या हमें क्वेश्चन में मोलर स्पेसिफिक हीट दी गई है? देखो CP दिया गया है, मोलर है या नहीं वो उसकी यूनिट से पता चलेगा। ये पर ग्राम लिखा हुआ है यानी ये मोलर नहीं है, ये स्पेसिफिक हीट दिया गया है आपको, ठीक है। तो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, देखो मोल्स देखो Q हमारा होता था N इंटू CM इंटू डेल्टा T और Q हमारा होता था M इंटू S इंटू डेल्टा T। यानी क्या मैं N इंटू CM को M इंटू S से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। मैं ये इसलिए रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मुझे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, ना कि मोलर हीट कैपेसिटी। इसलिए मैं इसकी जगह पे लिख दे रहा हूँ MS ln T2 बाई T1। बस एक चेंज मुझे ये करना पड़ेगा कि मास मुझे अपने आप कन्वर्ट करना पड़ेगा 2.5 मोल की जगह। तो मैं लिख दे रहा हूँ 2.5 इंटू 18, ये हो गया मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ वाटर, है ना, मास हो गया। स्पेसिफिक हीट हमें क्वेश्चन में दे रखा था 4.2, बचा ln T2 बाई T1। अगर 87 273 ऐड करते हो, 273 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 360 डिवाइडेड बाय, इसमें ये 60 कम है तो ये बन जाएगा 300। तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 6 5 ज़ा 6 6 ज़ा ln 1.2, है ना। तो ये वैल्यू आ रही है 2.5 इंटू 18 इंटू 4.2 इंटू 0.18, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था ln 1.2 की वैल्यू। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 का 2.5 गुना है 36 45, ठीक है। 45 ये हो गया, 45 4 ज़ा 90 180 और 180 इंटू 0.2, 180 इंटू 0.2 इज 36 अराउंड, ये रहा आंसर, है ना। तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 34.02 जूल पर केल्विन। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। सो यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट का ध्यान रखना होता है बेटा इन क्वेश्चंस में, क्लियर है। ये अगला बहुत ही शानदार जानदार सवाल,
कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। हमें यहाँ पे दिया हुआ है x कोई सॉलिड है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो फेज चेंज है, पर ये क्या टेम्परेचर 100 केल्विन से 200 केल्विन, फेज चेंज के साथ टेम्परेचर चेंज, ये तो हमने सर सीखा ही नहीं कि फेज चेंज भी हो जाए, टेम्परेचर चेंज। डरने की बात नहीं है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप में कर सकते हो कि 100 केल्विन पहले इसका टेम्परेचर था, मेल्टिंग पॉइंट अगर मुझे पता चल जाए तो काम हो जाएगा कि हमने इसे अगर यहाँ से हीट देना शुरू किया तो 100 केल्विन से लेके आगे के हालात कैसे थे। तो जैसे इन्होंने गिवन यहाँ दे दिया है 100 केल्विन ही इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब जब आप इसे हीट करना शुरू करोगे पहले क्या होगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि आपने फेज भी बदल दिया टेम्परेचर भी बदल दिया, एक बार में कोई एक काम ही होगा, या तो फेज चेंज होगा या टेम्परेचर चेंज होगा। दोनों ही केस में हमें एंट्रोपी के फॉर्मूले आते हैं लगाने, तो बस दो पार्ट्स में से ब्रेक कर दो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसे यहाँ पे आप देख सकते हो दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। पहले x सॉलिड 100 केल्विन से x लिक्विड एट 100 केल्विन ले गया मैं, क्यों, क्योंकि 100 केल्विन उसका मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक है। तो 100 केल्विन से 100 केल्विन तक पहुंच गए, ठीक है भाई। उसके बाद फिर 100 केल्विन वाले लिक्विड को फर्दर हीट करके मैं 200 केल्विन तक ले गया। अच्छा, ये 200 केल्विन पे भी लिक्विड है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके ऊपर होगा, है ना, वो ठीक है, दैट इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। ओके, तो x लिक्विड से अपन x लिक्विड तक ही जा रहे हैं, इस बार टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो ये दो पार्ट्स में, इसको डेल्टा S1 बोल दिया, इसको डेल्टा S2 बोल दिया। एंट्रोपीज हमें पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ ऐड करके आप ये ओवरऑल प्रॉपर्टी मतलब ओवरऑल वैल्यू बता सकते हो कि डेल्टा S नेट क्या आएगा। दूसरी बात, ये हमारा एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मीन्स अगर आप डायरेक्टली यहाँ से आ जाओ या फिर रास्ता बदल के जाओ, इस तरीके से आप जाओ इनिशियल से फाइनल स्टेट, अगर आप वहीं पहुँच रहे हो तो चाहे ऐसे करके जाओ चाहे डायरेक्टली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। ओके, ठीक है भाई। तो देखते हैं कैसे प्रोसीड करें हम फिर। तो ये हमें मिल गया फेज चेंज वाला स्टेप, और यहाँ से यहाँ हो गया हमारा टेम्परेचर चेंज वाला स्टेप, ठीक है। दोनों फॉर्मूले मैंने लगा दिए। फेज चेंज के लिए हमें चाहिए था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ था 20 किलो जूल पर मोल, और हमें टेम्परेचर चेंज वाले सिनेरियो के लिए चाहिए होता है NCmln T2/T1, तो हीट कैपेसिटी चाहिए होती है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट हम मानते हैं सारे रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर हो रहे हैं, इसलिए देखो Cp बाय डिफ़ॉल्ट Cp ही दिया रहता है आपको, ठीक है। तो 10 जूल पर केल्विन पर मोल, ये Cp की वैल्यू हो गई, वहाँ पे आपने 10 पुट कर दिया। ln T2/T1 में 200/100 पुट कर दिया। डेल्टा H फ्यूजन में आपने 20 था ना, तो 20 की जगह 20,000 पुट कर दिया ताकि वो जूल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मोल्स हमने 1 मान लिए बिकॉज 1 से 1 जा रहा है, और वैसे भी और कोई डेटा गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 मोल हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया, तो n को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ पे भी n को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। 200 जूल पर केल्विन तो हमारा आ गया वो पहला वाला डेल्टा S1, दूसरा डेल्टा S जो है हमारा वो आ गया 6.93, और दोनों को हमने ऐड कर दिया फाइनली 1 और 2 को, और ऐड करते ही हमें ओवरऑल आंसर मिल गया है 206.93। जो भी हमें डेटा चाहिए था वो हमें यहीं पे क्वेश्चन में मिल गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वाला भी और हीट कैपेसिटी वाला भी, दोनों डेटा हमें क्वेश्चन में ही गिवन थे। अच्छा, ln2 की वैल्यू, हाँ ln2 की वैल्यू 0.693 होती है, ठीक है। ये वैल्यू वैसे 2.03 log 2 करके भी आप निकाल सकते हो, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, 2.03 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 आएगा, 0.693 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.93 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट याद रखना, हमेशा दुनिया में कभी भी कोई भी फेज चेंज अगर कांस्टेंट टेम्परेचर वाला आपको दिख रहा है, कभी भी कोई भी फेज चेंज अगर हो रहा है, कोई रिएक्शन फेज चेंज का हो रहा है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो हमेशा उसका फॉर्मूला n इंटू डेल्टा एच ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन डिवाइड बाय द टेम्परेचर, क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होगा तो डिवाइड बाय द टेम्परेचर लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी फेज चेंज के लिए अलाउड है ये फॉर्मूला। इसके जस्ट बाद मैं ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। हाँ तो बच्चों, बात कर रहे थे हम फेज चेंज की। जब फेज चेंज हो रहा होता है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमारा जो एंट्रोपी चेंज है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए दैट इज गिवन बाय डेल्टा एच डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच दैट फेज इज चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन लिया है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे वाटर लिया है, तो आइस से स्टीम डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है। और सपोज किसी टेम्परेचर पे हो रहा है, उस टेम्परेचर को मैंने बोल दिया सब्लिमेशन टेम्परेचर, तो किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होएगा। तो डेल्टा एस हमारा हो जाएगा n टाइम्स, फॉर्मूला सेम है, n टाइम्स डेल्टा एच सब्लिमेशन वाला डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन जिस पे सब्लिमेशन हो रहा था। और n को अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ तो मोलर एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय द सब्लिमेशन टेम्परेचर। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है। सिमिलरली एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन है, सपोज वन सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉलिड, ग्रेफाइट को मैंने डायमंड में कन्वर्ट कर दिया है, वन सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉलिड, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, है ना, वन फेज इज गेटिंग ट्रांजिटेड टू द अदर फेज, ठीक है। तो ग्रेफाइट का डायमंड में जो कन्वर्जन है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, और जिस टेम्परेचर पे ये होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, टी ट्रांस से मैंने उसे इंडिकेट कर दिया है। कांस्टेंट टेम्परेचर और जिस कांस्टेंट प्रेशर पे ये रिएक्शन मानी जा रही है उस पे सपोज जो हीट है वो हीट हो गई हमारी डेल्टा एच ट्रांस, है ना, उस ट्रांजिशन के लिए जो एंथैल्पी है दैट इज डेल्टा एच ट्रांस। ऑब्वियसली मोलर एंथैल्पी होगी है, इसलिए मैंने यहाँ पे n से भी मल्टीप्लाई किया है, मोल्स से, है ना, ताकि टोटल एंथैल्पी आ जाए, डिवाइडेड बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर, है ना, n से यहाँ डिवाइड कर दोगे तो मोलर वाली वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैं रिएक्शन को कांस्टेंट, देखो फेज चेंज की रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो होनी है, उसके साथ में आप कांस्टेंट प्रेशर लो, ये ज़रूरी नहीं। अगर कांस्टेंट प्रेशर के अलावा सपोज क्वेश्चन में कभी बोला गया कि कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं करवाई गई, यही ट्रांजिशन की रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराई गई है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना ज़रूरी है बट प्रेशर रखना ज़रूरी नहीं है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं दिया रहता है तो हम प्रेशर कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे कि हम किसी भी रिएक्शन में मानते हैं। बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराया गया है, बताओ एंट्रोपी चेंज कितना आएगा इस ट्रांजिशन का, तो आप डेल्टा एच नहीं यूज़ करोगे, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, है ना, ये फॉर्मूला हुआ करता था, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर भले ही डेल्टा एच होता है बट क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नॉट डेल्टा एच, दैट इज डेल्टा यू, है ना। तो उसके लिए मैंने लास्ट स्टेटमेंट लिखा, इफ एनी फेज चेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, देन डेल्टा एस मोलर एंट्रोपी जो चेंज आएगा दैट विल बी डेल्टा यू बाय टी, नॉट डेल्टा एच बाय टी, ठीक है। ये वहाँ पे भी एप्लीकेबल है जब हमने फ्यूजन और वेपराइजेशन किया था, वो भी अगर कांस्टेंट प्रेशर 1 atm पे वैसे कराया जाता है तो उस कांस्टेंट प्रेशर के अलावा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोला जाए करने को तो उसके फॉर्मूले भी मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन को भी आप डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपराइजेशन के बजाय डेल्टा यू फ्यूजन और डेल्टा यू वेपराइजेशन आपको रिस्पेक्टिवली इन फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। ओके।